जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, आज से हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और उसी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो पहले से कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी भविष्य में पूछे जाएंगे। तो देखिए, आज के पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक इसके लेखक कौन है? जो वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, ये हमसे पूछ रहा है। विकल्प इसमें दिया है कौन? विश्वेश्वरैया, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और कीन्स। तो इसके जो लेखक थे द वेल्थ ऑफ नेशन, वो कौन थे? वो थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जो कि विकल्प बी में दिया है। एडम स्मिथ को ही कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक, इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और ये पुस्तक जो थी द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये जानते हो कब? ये 1776 में प्रकाशित हुई थी। 1776 में प्रकाशित हुई थी। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है? भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जो पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र है उसके जनक तो एडम स्मिथ हो गए, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र है उसके जनक कौन है? तो इसमें विकल्प विश्वेश्वरैया जो है यही सही है। जो विश्वेश्वरैया जी हैं, यही हमारे भारत के अर्थशास्त्र के जनक हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे होता है? जो अर्थशास्त्र में क्षेत्र बटे होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया, तृतीयक क्षेत्र हो गया, उसमें पूछ रहा है जो प्राथमिक क्षेत्र आता है उसमें वो कहाँ, उसमें क्या क्या आता है? तो उस वो किससे जुड़ा हुआ है? उस जुड़ा होता है जो प्राथमिक क्षेत्र, हम आपको बता दें। देखो, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है। जैसे कि हम कोई खेती बाड़ी करेंगे, वो प्रकृति से डायरेक्ट मिलेगा। पशुपालन करेंगे, उससे जो भी मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा। तो वो चीज़ आता है पहली वाली में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। तो वो कौन सा हो गया? सीधे प्राकृतिक से, सीधे प्राकृतिक से, ऑप्शन बी सही है इसका। अगले पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से क्या मिलता है? अभी हमने आपको बताया पहले क्षेत्र से। तो पहले क्षेत्र में क्या मिलता है? पहले क्षेत्र में कृषि और मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन, ये होता है प्राकृतिक क्षेत्र में। और इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा जो होता है उस वो जुड़ा होता है कारखानों से। मतलब आलू की खेती जैसे कर लिया हमने, या फिर गन्ने की खेती मान लिया, कर लिया गन्ने की खेती कर लिया, उसके बाद गन्ना बना चला चला जाएगा मिल को। तो मिल जो आता है ये आएगा प्राकृतिक क्षेत्र में, यानी फैक्ट्री वगैरह जो है, कारखाना वगैरह हैं, ये आएंगे द्वितीय क्षेत्र में। किसमें आएंगे? फैक्ट्री कारखाने ये आएंगे द्वितीय क्षेत्र में। तो हमसे पूछा है द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है? तो द्वितीय क्षेत्र किससे? फैक्ट्री से। किससे? फैक्ट्री से। आइए अगले सवाल पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में कितना योगदान रहता है? तृतीय क्षेत्र जो होता है उसमें सब उसका योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। उसमें आता है सेवाएं आती हैं, हॉस्पिटल उसी में आएगा, शिक्षा उसी में आएगा, और नौकरी जो भी है वो भी वही उसी में आती हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा तृतीय क्षेत्र में है, और लगभग 50% से ऊपर, लगभग 54% इसमें हमारी जो आय रहती है, राष्ट्रीय आय रहती है, उसमें 54% इसी का योगदान होता है, तृतीय क्षेत्र का। तो ऑप्शन ए इसका सही है। कौन सा? ऑप्शन ए। 17% का, 17% में प्राथमिक क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, पशुपालन वगैरह से। प्राथमिक क्षेत्र से कितना? 17%। प्राथमिक क्षेत्र से। और 29% जो होता है ये द्वितीय क्षेत्र से आता है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि कारखानों से, द्वितीय क्षेत्र से आता है। और ये विकल्प हमारा सही है। 54%, लगभग 54%, 54% के आसपास रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए। सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कौन सा है? जो असंगठित क्षेत्र होता है वो सबसे बड़ा हमसे पूछ रहा है कौन सा है। तो सबसे बड़ा देखिए, असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा आता है कपड़ा उद्योग। कौन सा? कपड़ा उद्योग, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया है, कपड़ा उद्योग। यही विकल्प हमारा सही है।
ये असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्योग है। कौन सा? कपड़ा उद्योग। अगले सवाल पे चलते हैं। पूंजी के आधार पे सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी कौन सी है? पूछ रहा हमसे जो पूंजी है, पूंजी के आधार पे सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो वो है रिलायंस। रिलायंस जिसके धीरू भाई अंबानी संस्थापक थे, वर्तमान में इसके कौन है? मुकेश अंबानी, उन्हीं के पुत्र। तो रिलायंस देखिए कहाँ विकल्प ए में है, रिलायंस है ये सबसे बड़ी कंपनी है। किसके आधार पर? पूंजी के आधार पर। पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी है। और इसकी इनकम लगभग कितनी है? 16.9 ट्रिलियन। 16.9 ट्रिलियन। अगले सवाल पे चलते हैं। क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अभी पहले हमसे क्या पूछा था? पूंजी के आधार पे। तो पूंजी के आधार पे तो रिलायंस है, लेकिन क्षमता के आधार पे पूछे तो क्षमता के आधार पे है टाटा। टाटा ग्रुप जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है क्षमता के आधार पे, और सबसे पुरानी भी कंपनी है। कहाँ गया हमारा टाटा? विकल्प बी। बी में है टाटा। टाटा ग्रुप है यही। वर्तमान में इसके जो पहले थे रतन टाटा, रतन टाटा का देहांत हो गया इसी वर्ष। और रतन टाटा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, उनको मिला था 2000 में, तो उनको मिला था पद्म भूषण। 2000 में क्या मिला था? पद्म भूषण। क्योंकि इस वर्ष ही इनकी मृत्यु हुई है, तो और बहुत फेमस और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, तो इनसे करंट अफेयर के सवाल बन सकते हैं। और 2008 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। 2008 में क्या मिला था? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पद सम्मान होता है। किसको? रतन टाटा को। रतन टाटा को। रतन टाटा को। वर्तमान में इसके जब रतन टाटा जी का देहांत हो गया, अब टाटा ग्रुप का कौन अध्यक्ष है, यानी कि उनका सीईओ कौन है? तो वो है कौन? एन चंद्रशेखरन। कौन? एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, या सीईओ, आप जो भी बता दो, टाटा ग्रुप के। तो इसको ध्यान रखना कौन कौन सा। खास करके 2008 में पद्म विभूषण मिला था किसको? रतन टाटा को। अगले पे आते हैं। उत्पादन के लिए कितने कारक होते हैं? जो उत्पादन होता है, किसी चीज़ का भी उत्पादन कर रहे हो, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वही पूछ रहा है हमसे। तो उसके लिए 4 चीज़ें होना ज़रूरी है। 4 चीज़ें, तो विकल्प बी में 4 चीज़ कौन कौन सी? पहले तो आदमी भूमि होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। पहले देखिए, पूंजी होना चाहिए, पूंजी, और भूमि होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए, और काम करने के लिए श्रमिक होना चाहिए, श्रमिक होना चाहिए काम करने के लिए, और एक मालिक यानी कि स्वामित्व। स्वामी, आप उद्यमी भी बोल सकते हो, उद्यमी। कोई भी उत्पादन करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आदमी के पास पूंजी होना चाहिए। पूंजी कैसे भी हो सकता है, कर्ज के रूप में भी आप ले सकते हो, जिसको आप लोन बोलते हैं। और भूमि, भूमि हो सकती है किराए के रूप में ले सकते हो भूमि। श्रमिक मजदूर होने ही चाहिए, किसी कहीं भी काम करोगे वहाँ मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। और एक उद्यमी भी होना चाहिए इन सब की देख रेख करने के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया था? जो हस्तक्षेप का सिद्धांत है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये दिया था किसने? एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। विकल्प ए में दिया है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में हमने आपको अभी बताया। क्या बताया? कि ये इनकी पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक, द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी यही जनक थे। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो जैसे सिंगापुर में जो है, यूएसए में है, उसमें क्या होता है? उसमें निजी एक मालिक होता है, उसी का स्वामित्व होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
समाजवादी अर्थव्यवस्था को किसने प्रस्तुत किया था? जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वैसे ही एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसने? कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने। कार्ल मार्क्स किसने? ऑप्शन बी में है कार्ल मार्क्स। इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। पुस्तक कौन सी इनकी? दास कैपिटल। दास कैपिटल। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। समाजवादी अर्थव्यवस्था के ये जनक हैं। समाजवादी जो कि पूछ रहा है हमसे, इसके समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं। और इनकी पुस्तक है दास कैपिटल। ये पूछी जा चुकी है दास कैपिटल, इसको ध्यान रखना। आते हैं अगले सवाल पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करता कौन था? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका प्रस्तुत किसने किया था? तो उसने किया था जॉन मिनार्ड किन्स ने। किसने? जॉन मिनार्ड किन्स ने। ऑप्शन सी में दिया है जॉन मिनार्ड किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत में वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। इनकी पुस्तक एक थी, फेमस पुस्तक है, कई बार पूछी जा चुकी है। उसका नाम है द जनरल थ्योरी। द जनरल थ्योरी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या नाम है इसका? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। पुस्तक किसकी है? जॉन मिनार्ड किन्स की। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमारे भारत में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें होता है कि सरकार और जो प्राइवेट मालिक हैं उन दोनों की साझेदारी होती है, उसे ही बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है जब 1929 में बहुत मंदी आ जाती है। उस समय कब ज़रूरत पड़ती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की? 1929 में, महामंदी के दौरान। महामंदी के दौरान। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? काला धन से क्या तात्पर्य है? जो काला धन होता है, जो काला धन जिसको मोदी जी लाने वाले थे, वही काला धन। काला धन क्या होता है? तो इसमें विकल्प दिया है सरकारी निधि। तो सरकारी निधि काले धन नहीं होती है। वह धन जिस पर कर चुकाया ना गया हो। हाँ, ये विकल्प सही हो सकता है। वह धन जो छुपा कर रखा गया हो और जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो। तो ऑप्शन सी जो है ये सटीक आंसर है। अगर ये लाइन नहीं भी रहेगी तो ये विकल्प नहीं दिया होगा तो वह धन हो जाएगा जिस पे कर नहीं दिया जाता है। जो धन जिसे हम कमाते हैं और उस पे अगर टैक्स नहीं दिया जाता है, जो सरकार की नज़र में नहीं रहता है, उसे ही काला धन बोलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सेवाओं के बदले नकद में भुगतान प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाता है? जैसे जब कोई व्यक्ति है और नकद में से जो भी काम कर रहा है, जैसे कि हम आपको भी पढ़ा रहे हैं और इसके बदले हम आपसे जब पैसा लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं मौद्रिक आय। क्या कहते हैं? मौद्रिक आय। काम करने के बदले लिया गया पैसा या आय, उसे ही मौद्रिक आय कहते हैं। क्या कहते हैं? मौद्रिक आय। अगला सवाल देखिए। प्रयोज्याय का क्या अर्थ है? प्रयोज्याय प्रयोज्याय होती है जैसे कोई काम किए उसके बदले जो धन लिए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मौद्रिक आय। और मौद्रिक आय में से जब टैक्स घटा देते हैं, जैसे मौद्रिक आय हमने जितना भी कमाया उसमें से कुछ टैक्स जो हम पर लग रहा है वो टैक्स जब हटा देंगे तो उसको बोलते हैं प्रयोज्याय। मतलब हमारे कमाए हुए धन में से जो टैक्स हट जाएगा उसको ही बोलते हैं प्रयोज्याय। तो उसमें से धन निकालना है। कुल आय, कुल आय तो हो जाती है, कुल आय हो जाती है आपकी। कुल आय क्या होती है? कुल आय होती है मौद्रिक आय। और कर जब चुका देते हैं, ऑप्शन बी, तब बचता है प्रयोज्याय। प्रयोज्याय कब बचता है? जब अपनी मौद्रिक आय में से कर को घटा देते हैं। देखिए ये सवाल 16 नंबर। विनय ने राधा से 4,000 रुपये कर्ज लिए। जिससे राधा से 4,000 कितने लिए? विनय ने। फिर
यदि विनय की आय 1 लाख रुपये है, विनय की आय कितनी है? आय हो गई 1 लाख, आय 1 लाख। आय मतलब जितना कमाता है, कमाने को ही क्या बोलते हैं? आय। और आय इसके बदले मिलते हैं श्रम के बदले में, तो उसे ही क्या बोल देंगे? मौद्रिक आय। तो मौद्रिक आय कितनी हो गई? 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। फिर क्या बोलता है? नीतीश पर 30% का टैक्स लगता है। नीतीश पर टैक्स, नीतीश पर, नीतीश नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था विनय पर। विनय, क्योंकि यहाँ भी विनय है तो विनय की ही बात होगी। विनय पर, विनय पर 30% का टैक्स लगता है। तो टैक्स, आय में से जब टैक्स घटा देते हैं तो क्या उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रयोज्य आय। जो हमारी मौद्रिक आय है उसी में से जब टैक्स हटा देते हैं तो जो धन बचता है उसको क्या बोलते हैं? उस आय को बोलते हैं प्रयोज्य आय। जब 30% इसमें से टैक्स हटाओगे तो जो धन बचेगा, 30% हटाने के बाद जो 70,000 बचेगा, 70,000 बचेगा, ये आप क्या हो गया? प्रयोज्य आय। क्या हो गया? प्रयोज्य आय। फिर क्या पूछ रहा है उसमें? तो इसकी मौद्रिक आय, मौद्रिक आय तो जितना कमा रहा है उतना 1 लाख रुपये, ठीक है। और प्रयोज्य आय आपकी हो गई 70,000 रुपये। और वास्तविक आय क्या होती है? वास्तविक आय होती है जब जैसे कि जितना कमाए हो उसमें से टैक्स भी घट जाए और किसी का पहले से पुराना लेना देना रह गया हो, कुछ लोन वगैरह लिए हो, वो भी जब हट जाए। जैसे कि हमने इसमें क्या है, राधा से 4,000 रुपये ले रखी है, तो इसी में से 4,000 और घटा दोगे, जब जब 4,000 घटा दोगे तो बचेगा 66,000 रुपये। तो ये 66,000 जो बचे, ये इसकी हो गई वास्तविक आय। तो वास्तविक आय कितनी हुई? 66,000। देखिए समझिए, जैसे कि हम कहीं काम करने जा रहे हैं और हमें मंथली मान लो 1 लाख रुपया मिला, जैसे हमारा ही नाम मान लो विनय है, ठीक है। तो 1 लाख रुपये जब मिला तो वो हमारी हो गई मौद्रिक आय। क्या हो गई वो? मौद्रिक आय। मौद्रिक आय आपको समझ में आया? जितना हम कमाते हैं वो टोटल मौद्रिक आय। उसी में से जब हम टैक्स को घटा देंगे, जैसे हम पर टैक्स लग गया कितना? 30%। 30% जब टैक्स लग गया तो 1 लाख का 30% जब टैक्स काटोगे तो 30,000 रुपये कट जाएगा, तो वो बचा कितना फिर? 70,000। तो 70,000 क्या हो गई? वो हो गई हमारी प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय किसको बोलते हैं? टैक्स काटने के बाद, मौद्रिक आय में से टैक्स काटने के बाद जो आय बचती है उसे बोलते हैं प्रयोज्य आय। और प्रयोज्य आय जब बचती है उसमें से जो पुराना लेन देन जिसका रहता है उसको भी जब घटा देते हैं तो जितना पैसा बचता है वही होती है हमारी वास्तविक आय। तो वास्तविक आय जब इसमें से हमने 4,000 जो राधा से लिए थे वो हटा दिए, तब तब ये कितने बचते हैं? 66,000 रुपये। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय और वास्तविक आय क्या होती है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल आपको हम राष्ट्रीय आय, जीडीपी, एनडीपी, एनएनटीपी जितने भी हैं सारे के सारे विस्तार से क्वेश्चन सहित अच्छे से लेके आएंगे और सब बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं कल के क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें आर्थिक आर्थिक तरीके से मदद मिलती है। और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।